नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक बेटी की ससुराल पहुंची पिता ने जब बेटी को अपने सास ससुर पर रौब जमाते देखा तो पिता ने बेटी को सिखाया ऐसा सबक कि बेटी की होश ठिकाने आ गए। रामेश्वर जी के एक बेटी का विवाह तो हो गया, बहू भी अच्छी आई, घर के कामों में भी कहना भी मान लेती है, या यूँ कहें संस्कारी बहू मिली है। एक बेटी भी है, उसका विवाह तय हो गया है। अब तो बस छोटे की बारी है, उसके लिए भी कोई अच्छी सी बहू मिल जाए जिससे रामेश्वर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए और दोनों पति पत्नी गंगा जी नहा ले। किसी ने रामेश्वर जी से पूछा, संस्कारी बहू कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए? देखिए, हमारी नज़र में तो संस्कारी लड़की वही है जो जिम्मेदारियों को समझे, जवान ना चलाए, कहना माने, इस घर को भी अपना घर समझे। और क्या जी, हमें 2 रोटी समय पर मिल जाए। रामेश्वर जी की नज़र में एक संस्कारी बहू की यही परिभाषा है। छोटी बहू की अभी तलाश जारी है। उनकी जो बेटी है वो पढ़ाई के साथ घर के सभी कार्यों में पारंगत है। दोनों माँ बेटी घर के कार्य को स्वयं ही करती हैं। उन्होंने कभी काम वाली नहीं लगाई। ऐसी ही बहू भी आ गई। वो जब भी अपनी नौकरी से आती तभी वो भी उन दोनों के संग घर के कार्यों में अपना सहयोग देती। राजीव उठा और उसने देखा उसे अपने दफ्तर जाना है और उसकी कमीज पर तो इस्त्री ही नहीं है। उसने झट से गौरी को आवाज़ दी और बोला, तू सारा दिन क्या करती रहती है? मेरी इस कमीज पर इस्त्री भी रहेगी, अब मैं क्या पहन कर जाऊं? हालांकि गौरी का विवाह राजीव से पहले हो रहा है, क्योंकि रामेश्वर जी को तो अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करनी है। उन्हें अच्छे परिवार का लड़का मिल गया तो उसका रिश्ता पहले कर दिया। इस्त्री करते समय उसके हाथ पर गर्म इस्त्री लग गई। उसकी जलन तो बहुत तेज होती है। उसने भाई को कमीज दी और बोली, आपकी जल्दबाजी के कारण मेरा हाथ भी जल गया। भाई ने बहन की तरफ देखा और बोला, आँख खोलकर ठीक से काम किया कर और नाश्ता करके चला गया। अपनी छोटी बहन के लिए 2 शब्द प्यार के नहीं थे। माँ ने भी ये बातें सुनी और वहीं से बोली, फ्रिज में से बर्फ लेकर लगा ले। उनके लिए तो जैसे ये प्रतिदिन की बातें हैं। बहन भाइयों में तो चलता रहता है। गौरी ने 1-2 बार अपनी मम्मी से कहा भी, मम्मी अब तो बहुत दिन हो गए हैं, काम वाली लगा लो। तभी विमला जी कहती हैं, काम करने से कभी कोई मरता है? सेहत भी अच्छी रहती है। पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ जाए। अपना कार्य स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। और अब तो हम काम करने वाली 3 हैं और जब तुम चली जाओगी तब एक और आ जाएगी। सभी मिलजुल कर अपना कार्य निपटा दिया करेंगे। ये सभी बात सुनकर अपनी भाभी के पास बैठा राजीव सुन रहा था, जो भाभी के द्वारा काटे गए फलों को खा रहा था। तभी अपनी भाभी से बोला, आप तो काम करती हो, किंतु मेरी बहू आएगी तो इतना काम नहीं करेगी। तब उसकी भाभी हंसते हुए बोली, सुन रहे हो मम्मी जी, आपके लाडले बेटे क्या कह रहे हैं? उसकी बात विमला जी ने भी सुन ली और बोली, ये तो ऐसे ही बोलता है, कहकर हंस दी। राजीव सबसे छोटा है, कुछ भी बोलता है तो उसका बचपना समझ सभी इसी तरह मुस्कुरा देते हैं, किंतु औरत होने के नाते भाभी समझती है ये कोई हंसी नहीं है। तभी भाभी कहती है, एक तुम्हारे भैया है, कभी मेरा ख्याल नहीं रखते, कभी मन को रखने के लिए भी 2 मीठे बोल नहीं बोलती। राजीव हंसकर कहता है, भाई नहीं रखते तो हम तो आपका ख्याल रखते हैं ना। भाभी मुस्कुरा कर चली जाती है। राजीव का बड़ा भाई दीपक अपने काम में ही लगा रहता है। वो महिलाओं के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। पत्नी की सुने या माँ की, इसी कारण पत्नी को ही अपनी माँ के पास छोड़ा हुआ है, ताकि माँ को ये ना लगे कि विवाह होते ही बेटा बहू को अपने साथ ले गया। गौरी तो विवाह के पश्चात अपने ससुराल चली गई। रामेश्वर जी को भी अपने घर के लिए संस्कारी बहू मिल गई। अब सब ठीक था। दीपक बोला, माँ अब तो राजीव की बहू भी आ गई है, मुझे भी वहाँ खाने पीने की परेशानी होती है, इसलिए अब अपनी बड़ी बहू को अपने साथ ले जाता हूँ।
ये बात माता पिता को भी ठीक लगी और उन्होंने बड़ी बहू को उसके पति के साथ भेज दिया। अब घर में मम्मी पापा, राजीव और उसकी पत्नी ही रह गए। घर के सदस्य भी कम तो काम भी कम। अभी एक रस्म और रह गई थी, तभी राजीव की बहू अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। दोनों पति पत्नी घूमते मजे करते। मम्मी अब रसोई की रस्म की प्रतीक्षा कर रही थी। बहू को आए अब 15 दिन होने वाले थे। विमला जी शाम को राजीव की बहू रेखा से बोली, बहू कल तुम्हारी रसोई की रस्म है, सुबह जल्दी उठ जाना। जी मम्मी जी, कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। रेखा सुबह जल्दी उठ गई। तभी राजीव की भी आंखें खुल गई और उसको अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ चल दी? रेखा ने उसे बताया, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मुझे नहाकर रसोई घर में भी जाना है। उसकी बातें सुनकर राजीव बोला, अच्छी खासी मजे में दिन काट रही थी, चलो कुछ देर बैठो, कहकर उसने रेखा का हाथ पकड़ा। रेखा भी उसकी बातों में बहकर उसके करीब बैठने ही वाली थी, तो विमला जी की आवाज आई, बहू नहाकर रसोई घर में आ जाओ। राजीव उनकी आवाज सुनकर बोला, ना तो ये खुद चैन से रहती है ना ही रहने देती है। उसकी झुंझुलाहट को देखकर रेखा हंसते हुए नहाने चली गई। शाम को जब राजीव अपने दफ्तर से आया तो बहुत ही गंभीर था। माता पिता ने उसका चेहरा देखा और परेशान हो गए। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हंसता हुआ आता था, नया नया विवाह हुआ है। और इसका इस तरह लटका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? राजीव बोला, अभी अभी तो आई है। पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कहना क्या चाहता है? राजीव आगे बोला, ये अकेली रसोई संभालेगी या झाड़ू पोछा लगाएगी? और यदि मम्मी सुबह सुबह नई बहू की रहती झाड़ू पोछा लगाएंगी तो क्या अच्छा लगेगा? उल्टे उसने ही उनसे प्रश्न किया, किंतु वह उसके बाद तब भी नहीं समझ पाए। वो फिर बोला, ये भी अभी कुछ दिनों पहले ही आई है, तो ये तो झाड़ू पोछे में भी थक जाएगी और हमें बुराई मिलेगी कि आते ही बहू से खूब काम ले रहे हैं। इसलिए मैंने एक काम वाली से बात करनी है और कल से वो घर की सफाई के लिए आएगी। आखिर राजीव ने जो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी थी उसका अंत किया। दोनों पति पत्नी चुप बैठे रहे। तभी विमला जी बोली, तब तेरी बहन और मैं सफाई करते थे, तब तूने एक बार भी नहीं सोचा और न ही कहा। तेरी बेचारी बहन ने तो एक दो बार कहा भी था, तब तो तू कुछ नहीं बोला। राजीव अपनी मम्मी से बोला, मम्मी अब समय बदल रहा है, यदि आप काम वाली लगाती तो क्या मैं आपको टोकता? मैंने कभी आपसे कहा ही नहीं। आप अपनी इच्छा की मालिक हैं। आप स्वयं ही कहती हैं कि काम करने से सेहत ठीक रहती है। मैंने सोचा आप घर की मालकिन है, आप जैसा चाहे। तो क्या तुमसे बहू ने कहा कि काम वाली लगो? विमला जी ने पूछा। राजीव रेखा का बचाव करते हुए बोला, नहीं नहीं, वो क्यों कहेगी? ये तो मैंने आपके कारण ही लगाई है। अब आप कब तक काम करते रहोगी? राजीव अपनी मम्मी के कंधे दबाते हुए बोला। विमला जी भी कहा मानने वाली थी और बोली, जब मैं विवाह के कामों में थकी उसके पश्चात भी घर के सभी कार्य कर रही थी, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि मम्मी सफाई वाली लगा लो? अब राजीव को लगा मम्मी ऐसे ही पटने वाली नहीं। फिर हंसकर बात को बदलते हुए बोला, मेरी माँ तो स्ट्रांग है, भला आपकी बराबरी कौन कर सकता है? फिर रेखा को आवाज लगाकर बोला, जाओ मम्मी के लिए कड़क बढ़िया सी चाय बना लाओ। फिर मम्मी से बोला, अब देखो ये कैसे आपकी सेवा करती है। जब और काम में फंसी रहती हैं और थक जाती हैं तो आप पर ध्यान नहीं जाता। अब बहू से सेवा करवाओ। जितनी देर में चाय बनाकर आई उतनी देर में राजीव अपनी मम्मी को शीशे से उतार चुका था। वह दोनों भी प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा हमारे लिए सोचता है। अगले दिन रेखा उठती है और नहाने के लिए तैयार करती है। राजीव बोला, अब तुम सुबह सुबह उठकर कहाँ चल दी? रेखा घबराती सी बोली, उठने में देरी हो गई, मम्मी जी तो नहा भी ली और पूजा कर रही है, उनके लिए चाय बनानी है। राजीव हंसा और बोला, तुम यहाँ बैठो, जब देखो भागती रहती हो। अब तो तुम्हारे लिए सफाई वाली लगा दी है, अब तुम ही उन्हें चाय बनाकर दोगी। अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है वो, चाय तो वह खुद भी बनाकर पी सकती है।
विमला जी उनके पति नहाकर चाय पी चुके थे, किंतु बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। तो नाश्ते की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी आके मलता हुआ राजीव बाहर आया और बोला, रात भर मच्छरों ने इतना काटा कि नींद भी पूरी नहीं हुई। विमला जी बोली, क्यों, हमारे यहाँ तो कोई मच्छर नहीं है, तुम्हारे कमरे में तो ऑल आउट भी लगी है। तुम्हारे विवाह पर ही पूरे घर की साफ सफाई करवाई थी, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, रेखा मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे देर हो रही है, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। विमला जी बहू की सहायता के लिए रसोई घर में जाती हैं और वहाँ रेखा को बिना नहाए रसोई घर में खाना बनाता हुआ देखकर कहती हैं, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे विवाह को 30 वर्ष हो गए, बिना नहाए और पूजा किए मैं आज तक रसोई में नहीं घुसी, और तुम नहाए भी नहीं। रेखा बोली, इन्हें देर हो रही है इसलिए। राजीव उनकी बातें सुनकर बोला, अरे मम्मी, इसके तो काम ही ढीले हैं, मुझे देर हो रही है, आप मेरे लिए खाना बना दो। और तुम रेखा से बोला, तुम भी आराम से खड़ी रहो, मेरी जुराबें नहीं मिल रही हैं, ज़रा ढूंढ दो। रेखा मुंह फुलाती हुई राजीव के पीछे चलती। कमरे में जाकर तो जैसे उसके तेवर बदल गए और बोला, खाना तो मम्मी बना लेगी, तुम अपने अन्य कार्य पूर्ण कर लो। उसकी बातों का मतलब समझकर रेखा भी प्रसन्न हो गई। सफाई वाली आई और वो भी काम भी हो गया। अब तो करने को कुछ भी था नहीं। कपड़ों के लिए भी तीसरे दिन मशीन चलती थी। रेखा सारा दिन अपने कमरे में बैठी मोबाइल चलाती या फिर टीवी देखती। विमला और उनके पति दोनों को ही सुबह उठने की आदत थी। उनके उठने का अंदर लेटे पति पत्नी को पता चल ही जाता। तो रेखा के बालों में उंगली फिराते राजीव कहता, पता नहीं इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को इतनी जल्दी उठने की क्या आवश्यकता है। पता ही इन्हें कौन सी दफ्तर जाना है, और जब तक दोनों नहाकर चाय बनाकर नहीं पी लेते तब तक दोनों में से कोई बाहर नहीं आता। जब कभी रेखा को शर्म महसूस होती तो राजीव कहता, इन्हें कार्य करने दो, बुढ़ापा है, हाथ पैर चलते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, इनकी आदतें बिगाड़नी नहीं है। बहू को आए 1 महीना हो गया, किंतु आज तक रामेश्वर जी और उनकी पत्नी ने सुबह बहू के हाथ की चाय नहीं पी थी, और न ही बहू कभी रसोई घर में नहाकर आई। रेखा और राजीव बाहर घूमकर और खाना खाकर आ जाते और मजे करते, किंतु घर में आते ही राजीव की तौरियां चढ़ जाती और किसी न किसी बहाने रेखा को अपने काम में लगा लेता, और विमला जी बेबसी में स्वयं ही घर के कार्य करने के लिए बेबस हो जाती। वो बस ये कहकर छूट जाता, इसका तो काम ही बड़े सुस्त है, मेरी माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अब तो रेखा को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानती है कि किस लिए और क्यों कह रहा है। कभी कभी हंसी के जवाब में होता तो हंसकर भी कह देता, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी घर की कारों में अपना समय बर्बाद करे और घर के काम करते करते उसकी सुंदरता नष्ट हो जाए। हालांकि वो हंसी में भी अपने दिल की बात कह देता कि तो विमला जी उसे बेटे का बचपना समझकर हंस देती। फिर सोचती, अभी तो उनका विवाह हुआ है, धीरे धीरे सब जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। फोन की घंटी बज रही है। गौरी, गौरी, देख तो जरा किसका फोन है। तभी गौरी रसोई घर से निकल कर आती है। उसका एक हाथ आटे में सना है, वो आटा गूंथ रही थी। तभी सास की आवाज़ सुनकर बाहर आई और दूसरे हाथ से फ़ोन उठाया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, और क्या कर रही है गौरी? प्रसन्नता से वो बोली, अरे भैया, आप कैसे हो? भाभी कैसी है? सब मज़े में। तेरी भाभी को तो घर के कामों में समय ही नहीं मिलता। तेरे भाई की भी क्या हालत हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? बीमार हो क्या? गौरी चिंतित स्वर में बोली, अरे नहीं पगली, सारा दिन दफ्तर, फिर घर के काम, मम्मी पापा से तो अब इतना काम होता नहीं। इसे तेरी भाभी की मदद हो जाए तो सफाई वाली रख रही है, क्योंकि वो तो ठहरी आज्ञाकारी बहू, जब तक मम्मी खाना ना खा ले अगली के गले से निवाला भी नहीं उतरता। सारा दिन उन्हीं के कामों में लगी रहती है। तुझे तो पता ही है, मम्मी को तो सभी कार्य अपने हाथों से करने की आदत है, उसे भी साथ में लगाए रखती है। गौरी बोली, मम्मी पापा तो ठीक है ना? अरे उन्हें क्या होगा,
सारा दिन बहू से सेवा ले रहे, उनकी तो मौज आ रही है, राजीव ने बताया। गौरी उत्साहित होकर हो बोली, मेरे भी बड़ा मन कर रहा है मम्मी पापा और भाभी से मिलने का। जब से भाभी आए हैं मैं एक भी दिन उनके साथ नहीं रही। अभी वो कुछ और कहने ही वाली थी तब इसकी बातचीत में काटते हुए राजीव बोला, इसलिए तो मैंने फ़ोन किया। तेरी भाभी भी तो यही कह रही थी कि गौरी दीदी से मिलना नहीं हुआ, उससे मिले बहुत दिन हो गए। तब मैंने भी उससे कह दिया, इसमें कौन सी नई बात है, तेरा उससे मिलने का दिल कर रहा है तो मिलवा देते हैं, आखिर तेरा भाई हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए तो तुझे फ़ोन किया। देख, दिवाली तो हम अपने घर मनाएंगे, उसने एहसान जताते हुए कहा, किंतु अगले दिन हम दोनों तेरे घर होंगे और भाई दूज मनाकर ही आएंगे। तेरी भी अपनी भाभी से मिलना हो जाएगा और उसका भी दिल लग जाएगा। बेचारी जब से यहाँ आई है तब से कहीं नहीं गई, मम्मी पापा की सेवा और घर के कार्य में ही व्यस्त रहती है। ठीक है भैया। इधर गौरी फ़ोन रख देती है और रसोई घर की ओर चल देती है। उसकी सास पूछती है, किसका फ़ोन था? अपने आंसू को रोकते हुए कहती है, भैया का था, इस बार भाई दूज पर यहीं आ रहे हैं। सास बोली, भाई दूज पर तो तू अपने घर जाने के लिए उत्साहित थी। हाँ, वो बड़ी सी आवाज़ में बोली। उसने अपने भाई भाभी के आने पर प्रसन्नता होना चाहिए था कि तुझे तो रोना आ रहा था। इतने दिन से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी कि घर जाऊंगी, अपने मम्मी पापा से मिलूंगी, नई भाभी के साथ रहूंगी, उसके हाथों का बना खाना खाऊंगी। जब से यहाँ आई हूँ काम ही काम, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। मायके में तो माँ सिखाने के लिए काम करती थी, यहाँ तब से उसका टेस्ट ही दे रही हूँ। घर आकर राजीव बोला, मम्मी अब की बार गौरी भाई दूज पर नहीं आ रही है। विमला जी परेशान होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? इसके ससुराल वाले नहीं भेज रहे? बेचारी जब से गई है बस एक बार ही आई है। मैं तो सोच रही थी अब की बार 2-4 दिन लगकर भेजूंगी। बेचारी बच्ची अब क्यों नहीं आ रही? राजीव बोला, अब मुझे क्या पता, उसका फ़ोन आया था, कह रही थी भैया भाभी तुम लोग ही यहाँ आ जाओ, मेरा शहर भी घूम लेना और कुछ दिन रहकर जाना, नद मस्ती करेंगे। वो तो बड़ी जिद कर रही थी कि दिवाली से पहले भी आ जाओ, किंतु मैंने मना कर दिया, कहा कि त्योहार तो हम अपने घर ही मनाएंगे। देखा कि इस घर में पहली दिवाली है तो अपने ससुराल में ही मनाएंगे, किंतु उसके पश्चात हम आ सकते हैं। राजीव ने अपनी बातों का तड़का लगाया, क्यों, उसके भी तो अपने पहले त्योहार है। अब ऐसी ससुराल की हो गई कि मायके आने का मन ही नहीं करता, तुम्हें ही बुलवा लिया। विमला जी अपनी बेटी के व्यवहार से थोड़ी परेशान थी। फिर राजीव बोला, अब मुझसे तो जैसे उसने कहा मैंने बता दिया, अब आपकी इच्छा कि हम त्योहार पर उसके घर जाएं या नहीं। लो, मैं फ़ोन मिला कर देता हूँ, अब आप ही उसे मना कर दो कि तेरे भाई भाभी नहीं आएंगे। कहते हैं फ़ोन मिलाने का नाटक करने लगा। चल अब छोड़, जैसे तेरी बहन कह रही है वैसा ही कर लो, अब मना करेंगी तो उसे भी दुख होगा। विमला जी ने बात को समाप्त करते हुए कहा। राजीव अंदर रेखा के पास जाकर बोला, लो, कुछ दिनों की मौज मस्ती का मैंने इंतज़ाम कर लिया, अब आराम से अपनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पैक कर लो। मेरी सुंदर सी बीवी सुंदर दिखनी चाहिए। लेकर दोनों हंस पड़ी। एक सप्ताह बाद बहन के घर से लौटे। आज रविवार है, मेरे एक सप्ताह के कपड़े हैं, वो भी धुलेंगे। रेखा, तू नाश्ता बना, मैं मशीन में अपने कपड़े डालता हूँ, तू भी क्या क्या करेगी। नाश्ता करके विमला जी और रामेश्वर जी बाहर धूप का आनंद लेने बैठे। तभी राजीव ने भी अपनी चारपाई धूप में डाली और बोला, सारा दिन दफ्तर में बैठने से कमर भी अकड़ जाती है। रेखा, जरा तेल तो गर्म करके लाना और थोड़ा सा मेरे सिर की मालिश कर देना। वो तेल लेकर आई तब विमला जी बोली, ला बहू, मैं तेरे सिर की मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, आप आराम करो, ये मालिश करेगी। तो ये मशीन की आवाज़ आई। राजीव बोला, अरे इसे तो मैं भूल ही गया। पापा, ज़रा आप मेरे कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर में डाल देना और भी कपड़े डालकर मशीन चला देना। मैं अभी इसे मालिश करवा कर आता हूँ, वरना तेल ठंडा हो जाएगा। रामेश्वर जी उठे और अपने बेटे के कपड़े मशीन में डालने लगे।
विमला जी अपनी बहू को देख रही थी और सोच रही थी, परसों मेरे सिर में कितना दर्द था और मैंने इसे कहा भी था। ये अपनी भाभी से बातें करती रही किंतु इसने मालिश नहीं की। तो ये बेटा बोला, मम्मी मैं तो आपको बताने ही भूल गया, आज कल में भैया भी आ रहा है 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर। विमला जी अपने बड़े बेटे का आना सुनकर प्रसन्न हुई। राजीव रामेश्वर जी भी फिर से धूप में आकर बैठ गए। तब राजीव बोला, पापा आप बाजार कब जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? वो भैया आ रहा है, थोड़ा घर का सामान ले आती। आपको तो पता ही है मुझे सप्ताह में 1 ही छुट्टी मिलती है, इसमें मैं क्या क्या कर लूँ। अभी अपने कपड़े भी धोने हैं। उसके पश्चात रेखा से बोल जा पापा को सामान की सूची और एक थैला दे दे। पहले मेरी कमर पर भी थोड़ा सा तेल और लगा दे, सर्दी में सारी त्वचा खुश्क हो गई है। रामेश्वर जी पैसे और थैला लेकर चले गए। तब राजीव विमला जी से बोला, मम्मी मैं कपड़े धोता हूँ। कपड़े धोकर बाल्टी माँ के सामने रख दी। मम्मी आप कपड़े सुखा दो, वो अंदर पता नहीं क्या कर रही है। विमला जी बाल्टी उठाकर चली थी, तभी उसका भाई आ जाता है। प्रसन्नता जाहिर करते हुए बोला, आप तो आज ही आ गए, मैं तो सोच रहा था कि कल आओगे। वो आज ही मौका लगा तो आज ही आ गए। दीपक ने जवाब दिया, रेखा भैया आए हैं, जरा चाय बना ला। उसकी आवाज़ लगाते ही चाय आ गई। अरे इतनी जल्दी? दीपक भी चौंक गया। हाँ, मैंने आपके आने की आवाज़ें सुन ली थी। चाय रखकर उसने दोनों के पैर छुए और अंदर चली गई। अभी रेखा को ही बुला रहा था कि मैंने कपड़े धो दिए तो सुखा दे। तभी मम्मी बोली, चल मैं सुखा देती हूँ, बहू को और काम करनी, सारा दिन तो वैसे ही लगी रहती है। बड़ी बहू बाल्टी उठाकर चुपचाप कपड़े सुखाने चली गई। विमला जी सोच रही थी ये अवश्य ही बहू से सिखा कर रखती है। अपने भाई के सामने कैसे बात बदल दी। स्वयं तो कुछ कहती नहीं किंतु उससे कहलवाती रहती है। मेरा बेटा तो सीधा था, इतनी हेरा फेरी नहीं जानता था, इसके साथ रहकर ऐसा हो गया। भाई आया है, दोपहर का खाना भी खाएगा, ये सोचकर। अरे रेखा जरा देखना क्या सब्जी है, क्या कुछ लाना पड़ेगा। अरे सब्जी भी क्या है, आजकल वही गोभी मटर दाल में तो मैं पूरे सप्ताह से ये सब खाकर थक गया। चलो आज कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, राजीव ने दीपक से कहा। तब तक भाभी भी कपड़े सुखाकर आ गई थी। राजीव बोला, बताओ भाभी क्या खाओगी, दाल मखनी, मिक्स वेज या फिर डोसा? उसने कई नाम रेखा की पसंद के गिनवा दिए। दीपक बोला, रेखा से भी पूछ लो वो क्या खाएगी। अरे उसकी क्या पसंद, जो हम खाएंगे वो भी वही खाएगी। राजीव ने ऐसा दृश्य जैसा है उसे रेखा की कोई परवाह नहीं। दोपहर का खाना बाहर से आ गया। शाम को राजीव बोला, पुलाव बना लो, ज़्यादा भूख भी नहीं है। विमला जी और रामेश्वर जी इस उम्र में बाहर का थोड़ा गरिष्ठ भोजन नहीं करते, तब उनके लिए रात की सब्जी में दोबारा तड़का लगाकर उसके साथ फुलके सेक दिए। अगले दिन राजीव ने छुट्टी ले ली। पिता ने पूछा, छुट्टी क्यों ली? अब भाई भाभी इतनी दूर से आए हैं, तब थोड़ा समय उनके लिए भी तो होना चाहिए। रामेश्वर जी मन ही मन सोच रहे थे, मैंने इसे अपनी आंखें दिखाने के लिए कहा था। तब बोला, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी वरना मेरे पैसे कट जाएंगे। उन्हें ये सोचकर ही संतोष कर लिया। चलो भाई के लिए तो इसने समय निकाला। कुछ समय पश्चात देखा कुछ तैयारी चल रही है, कुछ सामान गाड़ी में भी रखा जा चुका है। क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? रामेश्वर जी ने पूछा। हाँ पापा, हम लोग किसी पहाड़ी स्थल पर घूमने जा रहे हैं, सारे साल तो यही पड़े रहते हैं। राजीव बोला, तुम्हारी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। रामेश्वर जी परेशान होते हुए बोले, अब क्या बात हुई? राजीव थोड़ा गुस्सा होकर बोला, कल तो अच्छी खासी थी, अब अचानक क्या हो गया रे? अब आप भी तो हैं उनके पास। और वो तेजी से बाहर गया और कुछ फल लेकर आया और दवाई भी। फिर चारों घूमने निकल गए। रामेश्वर जी को तो बहुत गुस्सा आया था। माँ की ऐसी हालत देखकर भी दोनों चले गए। काहे की औलाद, किंतु विमला जी ने समझाते हुए बोली, काहे को परेशान होते हो, उनकी तो घूमने फिरने की यही उम्र है। अब नहीं घूमेंगे तो क्या हमारी उम्र में घूमेंगे? हम दोनों तो साथ हैं, मुझे अकेली तो नहीं छोड़कर गए।
अपनी पत्नी के समझने पर वो थोड़ा शांत हो गए। अब तक की हालत देखते हुए विमला जी के मन में ये बात तो बैठ ही गई थी, बहुत संस्कारी नहीं है, इसे तो लड़की को आते ही मुट्ठी में कर दिया है, इसी का कहना मानता है मेरा बेटा, तो ऐसा नहीं था। क्या दोष देना, चुपके से इसके कान भर देती है और एक कठपुतली की तरह चल देता है। वह तभी समझ गई कि इसके बहू पर काम का बोझ ना पड़े, इसलिए भाई भैया को भी बाहर घूमने ले गया। एक सप्ताह किसी तरह बीता। दोनों पति पत्नी वापस जाते समय थोड़ी चुप थे। रास्ते में मीना बोली, आपने देखा मम्मी कुछ अशांत थी, पापा जैसे खुश नहीं थे। हाँ, मैंने महसूस किया राजीव पहले से बहुत अधिक बदल गया है। मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। मैंने उसे समझाना चाहा तो कल को यदि उसने कुछ कह दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब? मीना ने पूछा। दीपक कहता है यदि मैंने उसे कह भी दिया कि मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं और उसने बैठकर जवाब दे दिया कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अपने संग ले जाओ, तो मैं क्या करूँगा? 2 कमरों का किराए का मकान, ऊपर से इतनी महंगाई में भी तो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तो निभा नहीं पाऊंगा। जब मैं कोई कार्य ठीक से नहीं कर सकता तब दूसरों को क्या दोष देना। मीना बोली, मैं भी नौकरी कर लूँगी, 4 पैसे घर में आएंगे ही। दीपक बोला, बात तो वही रही ना, हम दोनों बाहर जाएंगे तभी तो उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। अब जैसा चल रहा है चलने दो। आज कमला जी की लड़की का विवाह है। विमला जी भी अपनी बहन की बेटी के विवाह में आए हैं। विवाह से 4 दिन पहले ही आए हैं। हंसी खुशी का वातावरण है, तब भी कुछ क्षण एकांत पे मिल ही गए। कमला से अपने मन का दर्द नहीं छुपा सकी और बोली, कहने को तो दो बेटे हैं, किंतु एक बेबस है, वो साथ नहीं दे पा रहा। दूसरे के पास हम रहने के लिए विवश हैं। फिर सोचती हूँ जिनके एक ही बेटा है वो भी तो सब्र कर लेते होंगे। क्यों, क्या बहू कुछ कहती है? कमला बोली, यही तो दुख है, वो कुछ कहती नहीं। हमारा अपना खूनी सब संभाल लेता है, उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सास बहू के नोक-झोंक तो हो तो बेटा संभाले, जब बेटा ही ऐसा कार्य करे तब किससे कहे? साल भर का रिश्ता 25 साल के रिश्ते पर भारी पड़ गया। विमला जी आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम भी क्या जीजी बेबसों वाली जिंदगी जी रही हो? तुम क्या किसी पर निर्भर हो? बस हिम्मत छोड़े बैठी हो। तुम अपने बेटे से बात क्यों नहीं करती? आखिर तुम्हारा अपना खून है, समझाओगी तो समझ जाएगा। आखिर तुम उसकी माँ हो, थोड़ा साहस से काम लो। कमला ने उन्हें हिम्मत दी। तू क्या जाने मेरी परेशानी, मैं अपने बेटे से ही कहा, क्या तुझे याद है कि अब तेरे माता पिता है और क्या तुझे ये व्यवहार शोभा देता है? कमला जी ने बताया। फिर क्या बोला? कमला जी उत्सुक होकर बोली, कहने लगा, तुम लोगों का जीवन तो कट गया, अभी हमें अपनी घर गृहस्थी चलानी है। तुम लोगों के चक्कर में अपनी गृहस्थी तो बर्बाद नहीं कर सकता। हमें झगड़ा हो, घर परिवार टूटे, इसे तो बेहतर है इसी तरह जीवन चलता रहे। उन्होंने बताया। क्या जीजी, उसने ऐसा कहा? आपकी बात सुनकर तो मुझे भी डर लग रहा है। अब तो माँ के बिना कुछ भी नहीं करता, फिर ना जाने क्या होगा। ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी। कमला चिंतित होते हुए बोली, मैं भी क्या अपने बच्चों का बुरा चाहती हूँ, कि तो जब ऐसा व्यवहार करते हैं दिल को ठेस पहुँचती है। हम उनका बुरा सोचते तो क्या उनका विवाह करते, घर बसाने की सोचते? विमला जी ने सफाई दी और बोली, मेरी सास देखी थी, सारा दिन काम में लगे रहने के बाद भी एक शब्द प्यार का नहीं बोलती थी। और दीपक के पापा की तो हिम्मत ही नहीं थी कि बहू की आवाज़ में माँ से तनिक भी कुछ बोल पाए। मैं तब सोचती थी कि अपनी बहू से कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी, उन्हें अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। एक बेटी जाएगी तो 2 आ जाएंगी, कि तो मेरे तो बेटे ही जैसे बहुओं के दास हो गए। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पट्टी पड़ा कर रखती है। हम लोग तो जैसे उसके दुश्मन हो गए। बहू अच्छे घर की संस्कारी नहीं आई। मैं दुखी होती हुए बोली, आजकल की बहू भी सीधी नहीं रही, बेटों पर हावी रहती है। बेचारे उनसे जान छुड़ाने के लिए अपनों को ही तो गएंगी। उसकी बहू ठीक तो होती तो यदि तुम्हारा बेटा गलत था भी तो उसे समझाती
कि तुम मम्मी पापा के साथ सही नहीं कर रहे हो, जरूर इसमें उसका भी हाथ होगा। कमला ने स्पष्ट शब्दों में अपना सुझाव दिया। तभी कमला जी की ननद ने उस कमरे में प्रवेश किया और बोली, चलो गीतों का समय हो गया, कुछ लाडो भी गा लो। उसने उन दोनों बहनों की कुछ बातें सुन ली। विमला जी के जाने पर अपनी भाभी से पूछने लगी, क्या हुआ? कमला जी अपनी ननद को ये कहकर कि किसी से कहना नहीं और संपूर्ण बात बता दी। विवाह के पश्चात सभी अपने अपने घर चले गए। बात आई गई होगी। बातों ही बातों में कमला की ननद ने ये बात अपनी जेठानी को बता दी, जो उसी गांव की थी, और बात किसी को भी नहीं बताने पर भी रेखा की मायके तक पहुंच ही गई। एक दिन रेखा के पापा अपनी बेटी के ससुराल आ पहुंची। उसने इस तरह अचानक आते देखकर सभी हतप्रभ रह जाती है। रामेश्वर जी उन्हें देखकर प्रसन्न होते हुए कहते हैं, समधी जी आज अचानक कैसे? प्रकाश जी थोड़े गंभीर लग रहे थे और बोले, ऐसे ही मिलने चला आया कि तो उनके चेहरे से जैसी मुस्कुराहट गायब। रेखा पानी देकर चली गई और अपने पापा के लिए खाने की तैयारी करने लगी। वो अपने पापा से पूछना चाहती थी कि घर में सभी कुशल तो है, किंतु उनका चेहरा देखकर सांस ही नहीं जुटा पाई। उसे पता है पापा कहते कुछ नहीं है, और जब क्रोध में होते हैं तो गंभीर ही होते हैं। घर में किसी का भी सांस ना ही कोई उनके सामने कुछ भी बोल जाए कि तो उसी किसी बात का भी तो पता नहीं। इसे अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं और क्यों आए हैं। उसके पापा उसे मिलने आए हैं तो उसे कुछ होना चाहिए, किंतु उसे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा था और चिंतित भी थी। रामेश्वर जी चाय पीते हुए उसे पूछते हैं, कैसे आना हुआ? वो बोले, बस ऐसे ही हालचाल पूछने आ गया। रामेश्वर जी थोड़े आश्वस्त हुए। प्रकाश जी ने रामेश्वर जी से पूछा, सब ठीक ठाक? हमारी बेटी आप लोगों की ठीक से सेवा तो कर रही है? जी सब ठीक है। सेवा का क्या है, अभी हम भी इतने बूढ़े नहीं हुए, अपने लायक तो कर ही लेते हैं, रामेश्वर जी ने जवाब दिया। प्रकाश जी थोड़े तेज आवाज में रेखा को आवाज लगाते हुए बोले, रेखा तूने कभी अपने ससुर साहब को अपने हाथों से बनाकर सब्जियां दाल मखनी खिलाई? प्रकाश जी रमेश की तरफ देखकर बोली, भाई साहब हमारी रेखा कई सब्जियां बहुत ही अच्छी बनाती है, आपने उसके हाथ की बनी सब्जियां खाई हैं? रामेश्वर जी सोच रहे थे ये आते ही ना जाने क्या बातें लेकर बैठ के मन ही मन सोच रहे थे, कभी रसोई घर में ठीक से भी घुसी हूँ तभी तो बनाती। और फिर बोले, जी खा लेंगे, अभी से आए कितने दिन हुए हैं, जब बनाएगी तो खा लेंगे। फिर उसके पापा उठे और रेखा के कमरे में जाकर बोली, रेखा इधर तो आना। रेखा अपने पापा के पास गई और बोली, जी पापा। प्रकाश जी बोले, हमें तुम्हें क्या संस्कार दिए थे, इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि अपने बड़ों का सम्मान करना, रिश्तों को समझना, उनका सम्मान करना एकदम से भूल ही जाओ। रेखा एकदम सहम गई और बोली, क्या हो पापा, किसी ने कुछ कहा क्या? वो सोच रही थी शायद मेरे सास ससुर ने मेरे पापा से शिकायत की है। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसकी सोच को पढ़ते हुए कहा, किंतु कुछ बातें होती हैं जो कुछ कहीं नहीं जानती, महसूस हो जाती हैं या दिख जाती हैं। तुम्हें पता है तेरी भाभी हम लोगों का कितना ख्याल रखती है, और हम भी उसे अपनी बेटी मानते हैं। रिश्ते प्यार से पनपते हैं, जैसे हम तुम्हारे माता पिता हैं इसी तरह से ये भी माता पिता है तुम्हारे। इन्हें मान सम्मान और प्यार दोगी तो इनके दिल से भी तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी और बेटे का प्यार पाओगी। काम तो तुम वहाँ भी करती थी, अब तो ये घर तुम्हारा अपना है, तब यहाँ काम करने में क्या जाता है? अब तुम हमारी समझदार बेटी हो, पढ़ी लिखी भी हो, कई लोग तुम्हें सताते हैं कि ज़्यादा काम लेते हैं? प्रकाश जी ने पूछा। नहीं पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रेखा ने सफाई दी। फिर तू अब मेरी प्यारी बेटी बनकर रहना, याद रखना कभी लोगों के दिल से बद्दुआ ना निकले, और यदि तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करते हैं तो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तब तक जब तक हमारी बेटी सही है। प्रकाश जी रेखा को समझाकर वापस आकर रामेश्वर जी के पास आकर बैठ गए और विमला जी से बोली, बेटी आपकी है,
आपको संभालना आना चाहिए। आपकी बड़ी है, माँ नहीं तो माँ जैसी होती है। बेटी की कोई बात गलत लगी तो अपनी बच्चे समझ माँ क्षमा कर दीजिएगा। बच्चा पढ़ा लिखा हो तो ज़रूरी नहीं संस्कारी भी हो। आपके घर में नई बहू आई है, उसमें तो आप सभी नए हो। वे आप सबको जानने का प्रयास भी करेगी। अब आपका और आपकी बेटी का कर्तव्य बन जाता है कि उसे अपने परिवार से अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाए। और जब घर का बेटा ही नहीं अपनी बहन का सम्मान करेगा, न ही माता पिता को इज्जत देगा, तब जो कल आपके घर का जो नया सदस्य है उसे कैसे उचित व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं जिसमें कि उसका लाभ हो। तुम लोगों से ज्यादा उसे अहमियत दी जा रही है। तब गलती उस नई आई लड़की की नहीं, उस घर की सदस्यों में आपसी तालमेल ना होने की है। आपस में ही उन रिश्तों को मान नहीं दे रहे जो उनके अपने हैं। घर के बच्चों को भी एक सीमा तक ही छूट दी जानी चाहिए इसमें घर की भलाई हो। वही कार्य घर के बड़े व्यक्ति को करने चाहिए। बताइए, मैं इतनी देर से अपनी बात रख रहा हूँ किंतु आप लोग समझ तो रहे हैं कि नहीं? रामेश्वर जी उनकी बातों का क्या जवाब दें। सोच रहे थे हमें अपने बच्चों के मन में अपना सम्मान नहीं जगा सकी। कहीं तो कुछ गलत हुआ जो आज इस परिस्थिति में है। रामेश्वर जी बोले, हम मान सकते हैं कि हमने बच्चों को थोड़ी छूट दी, किंतु अब बच्चे इतने भी बच्चे नहीं कि अपना सही गलत ना समझ सके। हमारी बेटी भी इसी घर में पली है और बड़ा बेटा बहू इसी घर में रहे हैं। बात इतनी सी है स्वार्थपूर्ण सोच की, जिसका स्वार्थ जितना ही हावी होगा उतनी ही उसकी सोच और व्यवहार भी बदलेगा। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। हमने कभी बच्चों पर बंदिशें नहीं लगाई, किंतु ये तो बच्चों का समझना था कि उनके अधिकार के साथ ही कुछ कर्तव्य है। प्यार और अपनापन पाने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं होती, वो भाव तो अंदर से आते हैं। प्रकाश जी बोले, किंतु रामेश्वर जी कभी कभी सख्ताई से भी काम लेना पड़ता है। हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है, किसी से किसी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस बात से रामेश्वर जी सहमत हुए। अब प्रकाश जी उठे और बोले, अब चलता हूँ और एक मेरे शब्दों पर ध्यान देना, कहकर एक विजयी मुस्कान के साथ उठे और चले गए। कुछ देर पश्चात देखा रेखा आई और बोली, पापा मम्मी आपके लिए खाना लगा दो। रामेश्वर जी ने रेखा का मुस्कुराता चेहरा देखा और बोले, हाँ हाँ लगाओ। वो अंदर खाना लेने चली गई। रामेश्वर जी मन ही मन सोच रहे थे शायद ये नई शुरुआत है, सोचकर वो भी मुस्कुराने लगे। शाम को जब राजीव घर आया तो रेखा ने अपने पिता के आने की बात बताई और सारी बातें बताई जो उन्होंने कही थी। रेखा ने राजीव को समझाया कि वो हमारे माता पिता हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। राजीव को रेखा की बात समझ आ गई। अब अपने माता पिता के पास गया और उनसे अपनी सभी किए हुए कर्मों की माफी मांगी। अब राजीव और रेखा दोनों ही अपने माता पिता की खूब सेवा करते और सभी खुशी खुशी साथ रहते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।